नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी कड़ी चल रही थी और हम द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण कवि है। द्विवेदी युग के हम मान सकते हैं प्रथम कवि मान सकते हैं, या जो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आज का जो लेसन रहेगा, वैसे मैंने पहले बता दिया था कि द्विवेदी युग जो हम पढ़ेंगे वो सभी साहित्यों का निचोड़ है, मूल पुस्तकों का। जैसा कि आपने देख लिया है कि मूल पुस्तकें जो हैं वहीं से ही ये जो द्विवेदी युग है वो करवाया जाएगा। यहाँ तक कि सभी जो पहले भी, जैसे हम आदिकाल देख रहे हैं या भक्ति काल देखा हमने, उसके बाद भक्ति काल के अंतर्गत भी जैसे हमने संत काव्य देखा, सूफी काव्य देखा, या फिर हमने राम काव्य है या कृष्ण काव्य पढ़ा, तो वो सभी मूल पुस्तकों से ही पढ़ाया गया है। और मैंने उनके संदर्भ जो है वो आपके सामने बताए हैं, किताबें भी आपके सामने रखी है। उसी तरह से ये जो द्विवेदी युग कर रहे हैं इसमें भी यही सब रहने वाला है। मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में कि ये तथ्य जो है मैंने कहाँ से उठाए हैं और कौन सी मूल पुस्तक से उठाए हैं। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता, हालांकि ऐसा हो जाता है कि अगर मूल पुस्तकों का आप प्रयोग पूरी तरह से, अगर सभी मूल पुस्तकों का प्रयोग करोगे तो जो लेसन होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि हमें लगता है कि जब सारा ही पढ़ना है तो फिर सारा नहीं पढ़ना होता। एक्चुअली में क्या है कि मैं जो निकाल कर लाया हूँ मूल चीज़ें निकाल कर लाया हूँ, ठीक है ना। आप पढ़ोगे तो आपको सारा में और सारा में बड़ा, आप वाले सारा में हमारे वाले सारा में बहुत अंतर होता है। आप तो जो हम चुनकर लाए उसको भी सारा बोल देते हो, लेकिन हमें पता है कि सारा वास्तव में, पहली तो समस्या ये होती है कि सबसे पहले आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास खोल रहे हो उसमें आपने सबसे पहले तो द्विवेदी युग ढूंढना होता है, फिर उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को ढूंढना होता है, राइटर को ढूंढना होता है, प्रॉपर राइटर कौन सा कहाँ है, किस जगह वो उस किताब में है या नहीं है, ठीक है ना। और उसके बारे में क्या दिया गया है, उसके बारे में जो चीजें दी गई है वो चीजें दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, उनको नोट कर लिया नहीं कर लिया। ऐसी बातें जो दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं दी गई थी उनको अलग से नोट करना है और सभी को मिलाकर बनाया जाता है एक नोट्स, ठीक है ना। उसको आप पढ़ते हो और वो भी आपको बड़ा लगता है तो आप कहते हो कि सारा ही पढ़ना है, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो सारा, आपके सारे में और हमारे सारे में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। हम जो तैयार करते हैं वो एक प्रकार के नोट्स होते हैं और आप अब तो न ही करें, ठीक है ना। अब तो आप करे कराए पढ़ लें। और हम सारा इसलिए दे रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो याद कर सकते हैं ज्यादा मैटर भी, ठीक है ना, तो वो याद करें। और अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ज्यादा मैटर ज्यादा समय नहीं होता है, तो भी वो कम से कम एक रीडिंग अवश्य हमारे, उससे क्या होता है कि खाका तैयार हो जाता है, उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाता है कि वास्तव में हमने पढ़ना क्या है, या आइडिया लग जाता है वहां। ऐसा नहीं होता कि हमने बिल्कुल ही देखा नहीं, हमें लगता है कि हाँ हमने देखा था और कहाँ हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देखने से ही अंतर आ जाता है। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप 63 771 24 802 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पर आपको टेलीग्राम नंबर मिलेंगे, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप वाला तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रखा है। 63 771 24 802, क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या है कि सेपरेट रूप से अलग अलग से भेजे नहीं जा रहे हैं मैसेज, ठीक है ना। और जो ग्रुप है, ग्रुप मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप बनाने से क्या होता है आपस में मतलब अगर मैंने ओनली एडमिन कर दिया तो भी वो सही नहीं है, फिर वो वहाँ से नंबर उठा लेते हैं और इस तरह से अपने अलग ग्रुप बनाने लग जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो ग्रुप मैं नहीं बनाता हूँ कभी भी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, और वो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहले आप पढ़ें, फिर लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट अवश्य किया करें भैया। प्रवृत्तियों पर आपने कमेंट किए हैं, अच्छे कमेंट किए हैं, तो इस पर भी अच्छे कमेंट करें। और अच्छे का मतलब कोई कमी है तो कमी बताएं, अच्छाई है तो अच्छाई बताएं, लेकिन मेहनत की है उसके बदले में लिखे जरूर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म की बात करते हैं तो 25 मई 1864। पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर मैं इनको ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाएं जो याद, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे अनुवाद किए थे। अनुवाद भी बांग्ला भाषा से अलग अनुवाद किए थे और संस्कृत भाषा से अलग अनुवाद किए थे। और इन्होंने कविताएं भी लिखी थी, गद्य भी लिखा था, और उसके अंदर इन्होंने जो गद्य रचनाएं हैं वो भी निबंध वगैरह अलग अलग, जो बहुत सारा लंबा चौड़ा मैटर हो जाता है इनका। तो उनको ट्रिक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण चीजें वो ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको करवा दूंगा। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। 25 मई 1864
को इनका जन्म हुआ था। 21 दिसंबर 1938 ईस्वी रायबरेली, ये याद रख लेना रायबरेली भैया, ठीक है ना, इनका निधन हुआ था। मूल नाम इनका महावीर सहाय था, लेकिन गलती से महावीर प्रसाद लिखा गया था और उसके बाद ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कहने। जन्म स्थान रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में, रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर इनका निधन हुआ था। प्रारंभ में ये रेलवे की नौकरी करते थे, लेकिन कहा सुनी होने से इन्होंने वहां त्याग पत्र दे दिया था। अब ये तय होता है कि एक फौजी आदमी और एक रेलवे में नौकरी करने वाला, ये अनुशासन के बहुत पक्के होते हैं। रेलवे और फौज, इन दोनों में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है और ऐसे व्यक्ति अपने घर में भी पूर्णतः अनुशासन बनाकर रहते हैं, खुद अनुशासन में रहते हैं और अपना जो वातावरण है वो भी अनुशासित रखते हैं। तो यही कारण था कि जो भारतेंदु युग था वो आत्मीयता से परिपूर्ण युग माना जाता है, उसमें आत्मीयता अधिक थी। लेकिन जो द्विवेदी युग है वो अनुशासन से संबंधित युग माना जाता है, इसमें अनुशासन बहुत अधिक था, अनुशासन रखा गया था। और अनुशासन रखने वाले कौन थे? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी उन दिनों सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे और उन दिनों अधिकतर जो रचनाएं थी वो सरस्वती में ही प्रकाशित होती थी और वहां पर प्रकाशित होने के बाद ही वो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती। जैसे कोई बड़ी पत्रिका होती है, उसमें अगर आपके लेख वगैरह कविताएं प्रकाशित हो रही है तो आप बड़े लेखक, अच्छे लेखक माने जाते हैं। तो उस वजह से, और वो फुल अनुशासित थे, अनुशासन में रहते थे और अन्य रचनाकारों को भी उन्होंने अनुशासन सिखाया। और वो द्विवेदी युग के जो अधिकतर रचनाकार है वो उनके अनुशासित सदस्य ही थे, ठीक है। तब बात करते हैं 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहे। कुल ग्रंथ इनके 80 हैं। संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। हे कविता 19 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इनकी हे कविता जो है प्रथम कविता थी जो 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। संपत्ति शास्त्र, भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण, इनकी एक रचना है संपत्ति शास्त्र, ठीक है ना। संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट में। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, नेट की परीक्षाओं में अक्सर पूछी गई है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, नेट में इतनी बार पूछी गई हैं। जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नेट की परीक्षा अवश्य दी होगी। और ये नेट की परीक्षा में व्याख्याता में भी काफी बार पूछी जा चुकी है, लेकिन नेट की परीक्षा में इतनी बार पूछी गई है जिसका कोई अंत नहीं है। द्विवेदी जी बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते थे। किसके निबंधों को? बेकन के निबंधों को याद रखना है। बेकन विचार रत्नावली, इनकी एक रचना थी बेकन विचार रत्नावली, जो बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद मानी जाती है। अब आते हैं इनकी मौलिक रचनाओं पर। सबसे पहले किस पर आते हैं? मौलिक रचनाओं पर। गद्य साहित्य। अब मौलिक रचनाओं में भी गद्य साहित्य, किसमें? गद्य साहित्य। मौलिक रचनाओं में गद्य साहित्य भी आएगा और पद्य साहित्य भी आएगा। क्या है? मौलिक रचनाओं में गद्य साहित्य भी आएगा, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कौन कौन सी है? 1899 ईस्वी में हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना याद रख लेना थोड़ा सा। 1900 ईस्वी में निषद चरित चर्चा, निषद चरित चर्चा। 1901 में हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी कालिदास की समालोचना। 1906 ईस्वी में वैज्ञानिक कोश। 1907 ईस्वी में विक्रमादेव चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा। 1907 ईस्वी में संपत्ति शास्त्र। 1907 ईस्वी में कौटिल्य कुठार। 1907 ईस्वी में ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। 1912 ईस्वी में कालिदास की निरंकुशता। 1912 ईस्वी में नाट्य शास्त्र। 1912 ईस्वी में नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। संपत्ति शास्त्र महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और कालिदास की समालोचना महत्वपूर्ण है। निषद चरित चर्चा भी पूछी जाती है। चलते हैं आगे। – 1918 ईस्वी में वनिता विलाप। 1920 ईस्वी में औद्योगिकी।
1920 ईस्वी में रसज्ञ रंजन, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा ले। 1920 ईस्वी में सुकवि संकीर्तन, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखें, सुकवि संकीर्तन। चरित्र चर्चा 1920 ईस्वी में कालिदास और उनकी कविता, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। 1924 ईस्वी में अतीत स्मृति, 1924 में अद्भुत आलाप, 1925 में महिला मोद, काफी महत्वपूर्ण है। 1926 में साहित्यालाप, 1926 में वैचित्र्य चित्रण, 1926 में विज्ञ विनोद, 1928 में साहित्य संदर्भ। चलते हैं आगे, आखिर में इनकी ट्रिक भी करवा दूंगा, निश्चिंत रहे, बने रहें, विश्वास रखें। 1928 ईस्वी में कोविद कीर्तन, 1928 में कोविद कीर्तन, 1928 में विदेशी विद्वान, काफी अच्छी है, ध्यान रखें। 1928 में आलोचनांजलि, 1928 ईस्वी में आलोचनांजलि, 1928 में ही दृश्य दर्शन, 1929 में प्राचीन चिन्ह, आलोचनांजलि, दृश्य दर्शन और प्राचीन चिन्ह, 1929 में चरित्र चित्रण, 1929 में ही पुरातत्व प्रसंग, 1930 में चरित्र चर्चा, काफी महत्वपूर्ण है। 1930 में साहित्य सीकर, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। 1930 में विज्ञान वार्ता, 1930 में वाग विलास, 1930 में संकलन। चलते हैं आगे, उसके बाद 1930 में विचार विमर्श, 1930 में पुरावृत्त और उसके बाद तरुणोपदेश जो है प्रकाशित रही, याद रख लेना, काफी महत्वपूर्ण है तरुणोपदेश। कुल 38 रचनाएं हो चुकी हैं, ध्यान रख ले। चलते हैं आगे, अन्य निबंध, इनके अन्य निबंध, वो गद्य रचनाएं थी सभी की सभी, ध्यान रखना, उनकी ट्रिक मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। अन्य निबंध, कवि और कविता, कवि प्रतिभा। अन्य निबंध जो है कवि और कविता महत्वपूर्ण है, कवि प्रतिभा बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, आर्य समाज का कोप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, सभी की सभी अलग से क्या है, कवि और कीर्तन, कवि और कविता, कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, सरस्वती में प्रकाशित हुआ था यह निबंध 1913 ईस्वी में। आर्य समाज का कोप सरस्वती में प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। उपयुक्त कृतियों के अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं थी। 1923 ईस्वी में 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में दिए गए भाषण, 1933 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किए गए अभिवेदन भी प्रकाशित करवाए गए थे। इसके बाद आता है अनुदित गद्य, वो थी मौलिक गद्य रचनाएं, ठीक है। अभी आएगी इनकी अनुदित गद्य रचनाएं, देखते हैं। दिख जाएगा क्या, दिख ही जाना चाहिए। अनुदित गद्य साहित्य, अनुदित गद्य साहित्य 1891 ईस्वी में भामिनी विलास, पंडित जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद। 1891 ईस्वी में भामिनी विलास, पंडित जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद है ये। 1896 ईस्वी में अमृत लहरी, पंडित जगन्नाथ के यमुना स्तोत्र का भावानुवाद, पंडित जगन्नाथ के यमुना स्तोत्र का भावानुवाद। 1901 ईस्वी में बेकन विचार रत्नावली, बेकन के निबंधों का अनुवाद। 1906 ईस्वी में शिक्षा, हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, याद रख लेना। स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद, स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद। महत्वपूर्ण, स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 1907 ईस्वी में जल चिकित्सा, जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद, महत्वपूर्ण है भैया, ये भी याद रखें। 1908 ईस्वी में महाभारत, महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण। 1912 ईस्वी रघुवंश महाकाव्य का भाषा अनुवाद। 1913 ईस्वी में वेणी सहार, संस्कृत कवि भट्ट नारायण के नाटक वेणी सहार का अनुवाद।
कुमार संभव, 1915 में कुमार संभव, कालिदास कृत कुमार संभव का अनुवाद। 1917 ईस्वी में मेघदूत, मेघदूत का अनुवाद। 1917 ईस्वी में किराता अर्जुनियम, भारवी कृत किराता अर्जुनियम का अनुवाद। भारवी याद रख लेना, ये नाम याद रखना है आपने, ठीक है ना। कालिदास के कुमार संभव ये भूल जाते हैं, ठीक है ना, और कालिदास के मेघदूत और भारवी के किराता अर्जुनियम, भारवी के किराता अर्जुनियम का अनुवाद है किराता अर्जुनियम। प्राचीन पंडित और कवि, अन्य भाषा के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का परिचय। अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन पंडित और कवि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रख लें। आख्यायिका सप्तक, अन्य भाषाओं की चुनी हुई 7 आख्यायिकाओं का अनुवाद 1927 ईस्वी में। इसका सन भी महत्वपूर्ण है, याद रखें। आख्यायिका सप्तक यह है अनुदित गद्य साहित्य। उसमें हम 38 पढ़ चुके थे, 14 रचनाएं ये हो गई है, कुछ अपने पीछे भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें। मौलिक पद्य साहित्य, पहले क्या था? मौलिक गद्य साहित्य और अनुदित गद्य साहित्य। मौलिक गद्य साहित्य और अनुदित गद्य साहित्य, उसके बाद क्या है? मौलिक पद्य साहित्य और उसके बाद अनुदित पद्य साहित्य, ठीक है। देखते हैं मौलिक पद्य साहित्य की हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जिन्हें द्विवेदी जी ने स्वयं तुकबंदी कहा है। मौलिक पद्य साहित्य को द्विवेदी जी ने तुकबंदी कहा है, स्वयं ही तुकबंदी कहा है। उन्होंने कहा ये मेरी तुकबंदी है। 1892 ईस्वी में देवी स्तुति शतक मौलिक पद्य साहित्य है, ये किसी का अनुवाद नहीं है, आपने ध्यान रखना है। देवी स्तुति शतक। 1898 ईस्वी में काव्य कुब्जावली वर्तम। 1898 में ही समाचार पत्र स्तव। 19 ईस्वी में नागरी, महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। 1903 ईस्वी में काव्य मंजूषा, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1907 ईस्वी में कान्य कुब्ज अबला विलाप, महत्वपूर्ण है, याद रखें। 1909 ईस्वी में कविता कलाप, महत्वपूर्ण है। 1923 में सुमन, यह भी महत्वपूर्ण है। 1940 ईस्वी में द्विवेदी काव्यमाला, ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि काव्य के क्षेत्र के अंदर ये द्विवेदी जी महत्वपूर्ण इन्हीं के नाम पर युग है, तो इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण होगी ही। तो एक सरश्रेणी का अवश्य हमारे, क्योंकि ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल रूप से जो मुश्किल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही एक है द्विवेदी युग में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर देख लें कि द्विवेदी युग में अगर कोई मुश्किल है जिसे याद करना थोड़ा कठिन है तो वो द्विवेदी जी है। मैं यहां भी ट्रिक के माध्यम से कुछ याद करवाऊंगा और अलग से एक वीडियो और भी बना दूंगा इसकी, तो 2-3 वीडियो इसकी बना के किसी तरह से आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी याद करवा दूंगा। बाकी मैथिलशरण गुप्त में कुछ चीजें जो थी, ठीक है ना, वो कुछ हो सकती है कुछ कठिन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बारे में आप जानते हैं। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्यादातर विद्यार्थी कम ही पढ़ पाते हैं, किताबों में भी इनके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है, तो इन्हें जरूर याद करें। सिर्फ ये एकमात्र कवि ऐसे हैं जो कठिन है। मैथिलशरण गुप्त के बारे में आप लगभग 70-80% जानते होते हैं, कोई 30% जानकारी जो है वो नई होती है, तो उसको और देख लेते हैं तो बेटर हो जाता है। बाकी जो कवि है वो छोटे छोटे हैं, और कोई बड़ा कवि द्विवेदी युग के अंतर्गत इतना बड़ा कवि नहीं है कि जिसे याद करने में हमें कठिनाई हो, जिसकी बहुत सारी रचनाएं हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये ही कवि है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद जरूर करें, क्योंकि कोई अगर ऐसा प्रश्न आएगा जो किसी को नहीं आएगा वो आपको आएगा, तो आप फिर सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तैयार रहना है। मौलिक पद्य साहित्य जिन्हें द्विवेदी जी ने स्वयं तुकबंदी कहा है, ठीक है, जिन्हें द्विवेदी जी ने स्वयं तुकबंदी कहा है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। 1892 ईस्वी में देवी स्तुति शतक, 1898 ईस्वी में काव्य कुब्जावली वर्तम, 1892 ईस्वी में देवी स्तुति शतक, 1898 ईस्वी में काव्य कुब्जावली वर्तम, 1898 में ही समाचार पत्र स्तव, 19 ईस्वी में नागरी, 1903 ईस्वी में काव्य मंजूषा, 1907 ईस्वी में कान्य कुब्ज अबला विलाप। कहने का मतलब ये कि एक ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब से ये बने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, उसके बाद की इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हो गई थी, ठीक है ना। 1903 ईस्वी में काव्य मंजूषा, 1907 ईस्वी में कान्य कुब्ज अबला विलाप, 1909 ईस्वी में कविता कलाप, 1923 ईस्वी में सुमन, 1940 ईस्वी में द्विवेदी काव्य माला। अब हम देखते हैं इनके अनुदित पद्य।
अनुदित पद्य की हम बात करते हैं। दिख तो रहेगा, ज्यादा छोटा तो नहीं है, चल कोई बात नहीं, बड़ा कर लेते हैं फिर अगर छोटा है तो। ये लीजिए अनुदित पद्य। अनुदित पद्य की हम बात करते हैं तो 1889 ईस्वी में विनय विनोद भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे भैया जैसे भारतेंदु काल में भारतेंदु के अनुवाद याद किए थे, वैसे द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के अनुवाद याद आपको करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण है ये। विनय विनोद जो है वो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद है, क्योंकि अलग जब रचनाएं हो जाती है तो उन्हें हमें याद रखना पड़ता है। पीछे जैसे था मेघदूत का अनुवाद मेघदूत के नाम से था, कुमार संभव का अनुवाद कुमार संभव के नाम से था, किराता अर्जुनियम का अनुवाद किराता अर्जुनियम के नाम से था, ठीक है ना, इस तरह से था। लेकिन यहां जब चेंज हो जाता है तो पूछा जाता है कि विनय विनोद किस रचना का अनुवाद है, ठीक है ना, विनय विनोद भर्तृहरि की किस रचना का अनुवाद है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वैराग्य शतक का, भर्तृहरि की रचना का नाम था वैराग्य शतक, और उसका अनुवाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विनय विनोद नाम से किया था। कब किया था? 1889 ईस्वी में। 1890 में स्नेहमाला। अब स्नेहमाला जो है वो भर्तृहरि के किस रचना का? श्रृंगार शतक का। श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। ये भी दोहों में अनुवाद है, याद रख लेना, ये भी दोहों। छंद भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे प्रमुख रूप से मैथिलीभूषण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा था? हरिगीति का छंद था। तो उसी तरह से ये हमें ध्यान रखना है। विहार वाटिका 1890 ईस्वी। विहार वाटिका गीत गोविंद का भावानुवाद है, गीत गोविंद का। 1891 ईस्वी श्री महिमन स्तोत्र, श्री महिमन स्तोत्र संस्कृत के महिमन स्तोत्र का अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद है। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद है। अर्थात जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी को, ठीक है, उनकी रचना थी ना गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद है। उसके बाद 1891 ईस्वी ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। उधर भी उन्होंने कालिदास के ऋतु तरंगिणी का अनुवाद, ऋतु संहार का ऋतु तरंगिणी नाम से अनुवाद है। कुमार संभव सार कालिदास के कुमार संभव का कुमार संभव सार, ये है कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का सारांश है। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है ये भी सारे भैया, इसलिए एक एक रीडिंग तो जरूर मारना। सुहागरात, इनकी एक रचना थी सुहागरात, जो बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है। ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है किसके? बायरन के। किसके? बायरन के। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल के क्या था? एजुकेशन का अनुवाद था, शिक्षा, ठीक है ना। उसी तरह से ये बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद सुहागरात नाम से इन्होंने किया था। 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य किया। यह कोई नई बात नहीं है, अच्छे से आप जानते हैं, कोई समस्या नहीं। 1920 ईस्वी में सरस्वती से अलग होने पर जीवन के अंतिम 18 वर्ष अपने गांव दौलतपुर जिला रायबरेली में ही व्यक्त किए थे। दौलतपुरा के रहने वाले थे, ठीक है ना, याद रख लेना, रायबरेली जिले के। अनुवादक के रूप में द्विवेदी जी ने भाषा की प्रांजलता और मूल भावों की रक्षा की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम गोलों में भी नहीं पाई जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम गोलों में भी नहीं पाई जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भारत भारती काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। ऐसा किसने कहा था भारत भारती के बारे में? किसने कहा था भारत भारती के बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसकी रचना थी भारत भारती? गुप्त की रचना थी। कब हुई थी इसकी रचना? 1912 ईस्वी में। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। इसी रचना पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। किसकी? राष्ट्र कवि की। किसने दी थी राष्ट्र कवि की उपाधि? गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। कब दी थी? 1936 ईस्वी में। कब दी थी? 1936 ईस्वी में। इसके लिए भारत भारती के लिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व के लिए कुछ बातें लिखी गई है। महाकवि निराला ने सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की, वह बिना शिक्षक हिंदी सीखी थी। ये इनकी सरस्वती का महत्व बताया गया है। और उस समय सरस्वती का संपादन कौन कर रहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये उस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ही विशेष रूप से इसमें बताया गया है।
राहुल सांकृत्यायन ने साहित्यिक भाषा के निर्माण में द्विवेदी जी को चतुर्माली की संज्ञा दी थी। इतना सा याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी, तो राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। ये बात आपने याद रखनी है। क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली किसने कहा था, कि जैसे हम कहते हैं ना मैथिलशरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया था, तो उसी तरह से हमें ये बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। मैथिलशरण गुप्त क्या लिखते हैं, मैथिलशरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या लिखते हैं कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम था। मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके, मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अब आपने क्या याद रखना है, आपने इतना याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है, तो राहुल सांकृत्यायन ने दी है। ये बातें आपने याद रखनी है। रामविलास शर्मा की हम बात करते हैं। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास ही जाना होगा। इन्होंने प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया था कि रामविलास शर्मा, याद रख लेना, इन्होंने उनकी एक रचना भी लिखी थी, उसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इन्होंने एक रचना लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हिंदी साहित्य में ये बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है मैं आपको बताता हूं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, लिख लें आप या याद कर लेना, बाद में लिख लेना थे। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, यहाँ इसकी पीपीटी नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में क्या लिखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा लिखते हैं। रामविलास शर्मा की ही पुस्तक थी ये, कौन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी थी, रामविलास शर्मा की। क्या लिखती हैं, द्विवेदी जी इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भारती से वैसे ही है जैसे भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्रण करते हुए वे भुखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनों की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बातें करते हैं तो लगता है कि हम प्रेमचंद के कथा संसार में घूम रहे हैं। द्विवेदी जी कथा लेखक नहीं थे और मैथिलशरण गुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है ना, कथा लेखक नहीं थे, वे प्रेमचंद के समान कथा लेखक नहीं थे और मैथिलशरण गुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे है। कौन लिखते हैं, रामविलास शर्मा लिखते हैं, रामविलास शर्मा। और ये तथ्यात्मक जानकारी उनकी पुस्तक में मिलती है और वैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ये मिल जाएगी। किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे है। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखा उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार, कहने का मतलब मैथिलशरण गुप्त के काव्य संसार और प्रेमचंद जी के कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत होगा। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत होगा। और बहुत सी बातें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, इसके बाद हम चलते हैं, करते हैं बात, बने रहे लगातार। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से रचना कार्य किया था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अब बात करते हैं कि तीन बातें जो अलग अलग आई है इनके बारे में, वो कौन कौन सी आई है। एक बात तो आई है हमारे सामने राहुल सांकृत्यायन की, किसके बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में राहुल सांकृत्यायन की बात आई है। राहुल सांकृत्यायन की कौन सी बात आई है, राहुल सांकृत्यायन की बात यह आई है कि वो उन्हें चतुर्माली कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्माली कहते हैं। माली मतलब रक्षक, एक प्रकार का बगीचे का रक्षक जो होता है, बगीचे की देख रेख करने वाला। तो बगीचा क्या है, बगीचा हिंदी भाषा है, हिंदी लेखन है, हिंदी रचनाएं जो है वो एक प्रकार का बगीचा है और उसकी रक्षा करने वाले ये है, सरस्वती के माध्यम से ये उसकी रक्षा करते थे। और दूसरे आते हैं हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं, जो इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। तीसरे हमारे पास आते हैं
ये एक और नाम आता है, वो आता है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखती थी। उसके बाद हमारे पास रामविलास शर्मा जी भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि कथा साहित्य में ये प्रेमचंद से बहुत पीछे थे और काव्य साहित्य में मैथिल शरण गुप्त से बहुत पीछे थे, लेकिन वैचारिक स्तर पर ये उन दोनों से आगे थे। वैचारिक स्तर की हम बात करते हैं तो यह इन दोनों से आगे थे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं इनके बारे में वो भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को किस श्रेणी में रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को विचारात्मक श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? विचारात्मक श्रेणी में रखा है। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है निबंधात्मक श्रेणी में रखा है, चित्रात्मक श्रेणी में रखा है, कलात्मक श्रेणी में रखा है, या फिर ललित निबंधों की श्रेणी में रखा है, पूछा जा सकता है। तो कौन सा? विचारात्मक श्रेणी में रखा है। पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। द्विवेदी जी के लेखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, ऐसे कह दीजिए कि शेर को सवा शेर टकराने वाली बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो शेर थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सवा शेर टकरा गए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा आलोचक थे, तो इनका काम था कि ये ले ही लेते थे लपेटे में, किसी को नहीं बख्शते थे। तो इन्होंने क्या कहा, एक तो इनकी निबंधों को इन्होंने कह दिया बातों का संग्रह। कहते कि बातों का संग्रह, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बातें की जा रही है, बस जो दिमाग में आ गया वो बोले जा रहे हैं, मतलब उसका कोई स्तर नहीं है, इसलिए वो बातों का संग्रह कहते थे। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इनके निबंधों का कोई स्तर नहीं है। क्या है निबंध? कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी मोटी अकल के पाठकों के लिए गूढ़ गुम्फित जो विचारधारा होती है वो उसमें नहीं थी। ठीक है ना। जैसे एक ही, जैसे बिहारी के बारे में कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, ठीक है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो वाली बात इनमें नहीं है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर क्या कहते हैं कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में। अब ये कैसे है, ये तो यही जाने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपाधियां, आचार्य एक उपाधि थी इनके आचार्य, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनको दी थी। एक थी साहित्य वाचस्पति, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको दी गई थी। आचार्य की, ठीक है ना, उपाधि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा दी गई थी और साहित्य वाचस्पति की हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। 1902 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का अनुवाद करके खड़ी बोली के कवियों के लिए टकसाली पद्य भाषा का आदर्श सामने रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्या है? 1902 ईस्वी में कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का अनुवाद करके खड़ी बोली के कवियों के लिए टकसाली पद्य का आदर्श सामने रखा था। महावीर का इष्ट होने से पिता ने महावीर सहाय नाम रखा। महावीर, हनुमान जी का इष्ट होने से पिता ने महावीर सहाय नाम रखा, लेकिन प्रधानाध्यापक ने भूलवश महावीर प्रसाद लिख दिया था। उसके बाद ये महावीर प्रसाद ही। मैथिल शरण गुप्त की क्रोधाष्टक रचना, मैथिल शरण गुप्त की एक रचना थी क्रोधाष्टक। तुकबंदी पर द्विवेदी जी ने कहा था, उन्होंने क्रोधाष्टक लिखकर भेजी थी, तो उन्होंने वापस लौटा दी थी और साथ में ये लिखकर भेजा था कि आपने तो क्रोधाष्टक थोड़े ही समय में लिखा होगा, परंतु उसे ठीक करने में हमें 4 घंटे लग गए। आपने तो क्रोधाष्टक थोड़े ही समय में लिखा होगा, परंतु उसे ठीक करने में हमें 4 घंटे लग गए। अब आता है कक्षा 10 ये कुछ महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देख लेना आप। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अनुसार
ठीक है ना। कुछ रचनाएं दे रखी है, कई बार होता है कि जो कम पढ़ने वाले हैं वो बच्चे थोड़ा सा इनको जरूर देखें, ये महत्वपूर्ण है। मूल पुस्तकों की बात करें तो मूल पुस्तकों में ये रचनाएं दे रखी है कक्षा 10 में, तो थोड़ा सा आप नजर मार लें। काव्य की बात करें, गद्य की बात करें, अनुदित रचनाओं की बात करें, अनुदित रचनाओं में भी काव्य की बात करें और गद्य की बात करें, हम ये मौलिक रचनाओं की बात करेंगे यहाँ, ठीक है ना। मौलिक रचनाओं में जो काव्य लिखा गया, काव्य मंजूषा मैं वहां भी बता कराया था, सुमन, अबला, ये अबला विलाप है, सॉरी अबला विलाप, ठीक है ना, कान्य कुब्ज और कविता कलाप, ये महत्वपूर्ण है। काव्य में काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, सुमन और अबला विलाप, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखें गद्य में तो अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर, सभी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण ही है, इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर। अनुदित रचनाओं की बात करें तो काव्य में विनय विनोद, स्नेहमाला और ऋतु तरंगिणी, विनय विनोद, स्नेहमाला और ऋतु तरंगिणी, ये अनुदित रचनाएं हैं, विनय विनोद, स्नेहमाला और ऋतु तरंगिणी। गद्य की बात करें तो भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी सहार, बेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता, ठीक है ना, रत्नावली और स्वाधीनता, ये 12वीं की 10वीं की किताब में दी गई है, याद रख लेना। ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ बातें और हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। मराठी वाली मैं आपको बात बता दूं कि दो परंपराएं चल रही थी। जो भारतेंदु युग था उसके अंदर क्या था, बांग्ला भाषा से वो प्रेरित थी। बांग्ला भाषा की जो रचनाएं थी उनकी उन्होंने अधिक अनुवाद किए थे और वो उन्हीं से प्रेरित थी। तो जो बांग्ला भाषा की रचनाएं थी उनकी जो शब्दावली होती है वो कोमलकांत शब्दावली मानी जाती है, और मराठी भाषा की जो शब्दावली है वो मतलब कठिन शब्दावली मानी जाती है, तो अनुशासित शब्दावली मानी जाती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मराठी भाषा से अधिक प्रभावित थी। तो मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है, संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है, छंदों का। पद विन्यास भी प्राय गद्य का सा ही रहता है। बंग भाषा किसी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती है। इस मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की थी। मराठी के नमूने पर याद रख लेना, भारतेंदु जी बांग्ला भाषा से प्रेरित थे और उसकी कोमलकांत पदावली को उन्होंने ग्रहण किया था। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मराठी की अनुशासित और कठोर पदावली से प्रेरित थे, ठीक है ना। इस मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वर्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। अब हम बोले कि खड़ी बोली की करने वाले, तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। कौन कौन सी, याद रखना। नागरी तेरी यह दशा कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं, याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वर्तों पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं, उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई, पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न। भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई है। कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की अधिकतर रचनाएं इतिवृत्तात्मक है। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना, वह वक्रता बहुत कम आ पाई जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित कर सके। मतलब भैया निबंधों के बारे में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की है जमकर। उसके अलावा काव्य को भी नहीं बख्शा है उन्होंने, वहां भी वो उनके पीछे पड़ गए हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो रचना है वो अधिकतर इतिवृत्तात्मक है, उनमें वह लाक्षणिकता नहीं है, वह चित्रमयी भावना और वह वक्रता
बहुत कम है जो रस संचार की गति को, मतलब जो रस उत्पन्न कर सके, जिसे पढ़ने में पाठक को आनंद आए, ऐसा उनके पद्य में कुछ भी नहीं है। यथा सर्वथा तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया है। यथा सर्वथा तथैव। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है। याद रख लेना इन दो का, ये दो जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि इनका वर्णन किसने किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? इनका जो इनके बारे में जो किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वो कहते हैं द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा, क्या नाम है? काव्य मंजूषा और सुमन। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं उनके बारे में? बच्चन सिंह जी उनके बारे में लिखते हैं कि वे सरल और व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती थी। मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूं। दूसरी भाषाओं के शब्दों और भावों को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लक्षण है। हमें केवल यह देखते रहना चाहिए कि इसमें सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी विशेषता तो नहीं खो रही है, बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। बस द्विवेदी जी की भाषा शैली का एक नमूना देखिए। कविता से विश्रांति मिलती है, वह एक प्रकार का विराम स्थान है। उससे मनोमालिन्य दूर होता है, थकावट कम हो जाती है। चक्की पीसने के समय स्त्रियां काम करने में, मजदूर आदि परिश्रम कम होने के लिए गीत गाते हैं। जैसे मनुष्य के लिए गाने की जरूरत है, वैसे ही देश के लिए कविता की जरूरत है। ऐसा किसने कहा था? द्विवेदी जी ने। इसी नियमानुसार देश में समय समय नई नई कविताएं हुआ करती हैं। तो ये सारी बातें थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज की अपील पर हमारा अध्यपतन, समालोचक लक्षण आदि रचनाएं ये सिद्धर पाठक जी ने भेजी थी, सॉरी नाथुराम शर्मा शंकर जी ने भेजी थी। तो ये थे हमारे द्विवेदी जी। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, जस्ट इसके बाद एक छोटी सी क्लास हो रहा है कि जिसके अंदर मैं इनकी रचनाओं की जो ट्रिक है वो आपको करवाऊंगा, तो वो क्लास जरूर अटेंड करें। और पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए क्लास लंबी हो गई, नहीं तो मैं इसी में करवा देता, लेकिन जो ट्रिक है वो लिखनी पड़ेगी, तो लिखने में थोड़ा सा और बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करें। और सीधे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल पर आप देख रहे हैं संकुल मार्गदर्शन, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जुड़ जाए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।